नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से मैं BS यादव हाजिर हूँ आपको फिजिक्स पढ़ाने के लिए सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन के इस बेहतरीन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ एक बार फिर से यहाँ पर। और हम स्टार्ट करते हैं हमारी पढ़ाने की मुहिम। बच्चों, कल की क्लास में हमने दो अनुप्रयोग देखे थे। गाउस के नियम के हमारे अनुप्रयोग चल रहे थे। दो अनुप्रयोग देखे थे। कौन कौन से देखे थे? एक तो परत और एक चालक पट्टिका के कारण। एक तो परत और एक चालक पट्टिका के कारण। दोनों मेरे को आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको वो जरूर समझ में आ गए होंगे और आपके टिप्स पर हो गए होंगे। ठीक है बच्चों, आज हम इनके अनुप्रयोगों को कंप्लीट करने वाली मुहिम को कंप्लीट करेंगे और उस मुहिम को हम शुरुआत करते हैं हमारे फोर्थ अनुप्रयोग के साथ। टोटल है 6। मैंने पहले दिन की क्लास में आपको बताया था, जब अनुप्रयोग के बारे में मैंने बताया था, उसके अनुप्रयोग भी पहली क्लास में आपको मैंने समझा दिया था। आगे बढ़ते हैं बच्चों। 4, 5 और 6 3 अनुप्रयोग हैं। 4, 5 और 6 3 अनुप्रयोग हैं और बिल्कुल आसान से हैं। बिल्कुल, जी हाँ, जो तुमने 3 पढ़े ना उनसे भी आसान है। बिल्कुल देखिए, समझे। प्रश्न हमारे पास टॉपिक है, अनुप्रयोगों का टॉपिक है फोर्थ, समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर से हमें निकालनी है तीव्रता E की वैल्यू। फिर से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है बच्चों? E की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, समरूप आवेशित गोलीय कोश, एक आएगा गोला और एक आएगा गोलीय कोश। बच्चों, गोला क्या होता है? जैसे मैं कहूं गेंद दो प्रकार की आती हैं। एक तो अंदर जिसमें हवा होती है, केवल बाहर का कवर होता है, जिसे टेनिस बॉल बोलते हैं। ठीक है, तो गोलीय कोश है, वो तो गोलीय कोश है। और एक सॉलिड जो अंदर से भरी हुई, जैसे हम कंचे खेलते हैं, वो भी क्या है? गोला। क्या है? गोला है। तो गोलीय कोश अंदर कोई भी पदार्थ नहीं होगा, मतलब अंदर का आयतन खाली रहेगा इसका। ठीक है, बाहर का आवरण ही होता है हमारा गोलीय कोश। और हम फिर पढ़ेंगे गोला। और गोले दो प्रकार के होंगे, चालक और अचालक। बच्चों, गोलीय कोश यहाँ पर एक प्रकार का यूज करना चाहिए, चालक हो चाहे अचालक हो, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उससे, चालक से और अचालक से। चालक और अचालक से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसा कि किसमें हुआ था? चालक या अचालक, कुछ भी बोले हम, क्या थी वो? परत में भी ऐसा ही हुआ था। चलो यह बात करते हैं। हमें कह रहा है कि गोलीय कोश है और इसका केंद्र मैंने मान लिया O। ठीक है बच्चों, इसकी त्रिज्या है R। त्रिज्या कितनी है? कैपिटल R। तो हम लिखेंगे, माना एक गोलीय कोश जिसका केंद्र O है, वह त्रिज्या R है। इसे Q आवेश से आवेशित किया गया। अब आवेश Q चाहे छोटा ले लो चाहे बड़ा ले लो। नोट से मैंने छोटा क्यों लिया है, यहाँ पर बड़ा क्यों लेकर के आपको समझा रहा हूँ। तो छोटा ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चलो, आपकी कंफ्यूजन आ रही है नोट्स के अनुसार, तो मैं छोटा क्यों ही ले लेता हूँ। ठीक है बच्चों, मैंने इस आवेश को इस गोलीय कोश को मैंने कितने आवेश से आवेशित किया? Q आवेश से आवेशित किया। इस गोलीय कोश को मैंने कितने आवेश से आवेशित किया? Q आवेश से आवेशित किया। अब देखिए, जैसे ही मैं आवेशित करता हूं, अंदर तो कोई पदार्थ है ही नहीं, सारे आवेश कहां पे चले जाएंगे? इसके पृष्ठ पर। कहां चले जाएंगे? पृष्ठ पर। तो ये बढ़ेगा, ये Q आवेश बढ़ेगा किस पर? इसके पृष्ठ पर। और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल S होता है, पृष्ठ के क्षेत्रफल पर बढ़ेगा और पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है S, होता है कितना? 4 पाई r स्क्वायर। एक बार बोलिए मेरे साथ में, 4 पाई r स्क्वायर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 4 पाई r स्क्वायर। यदि पृष्ठ पर बढ़ रहा है Q आवेश, कितने पृष्ठ पर? S क्षेत्रफल पर। ठीक है, तो यहां से हम कौन सा आवेश वितरण लेंगे? लैम्डा, सिग्मा या रो? देखिए, पृष्ठीय आयतन। शाबाश, आपके दिल में एक ही नाम आया होगा, जुबान पर एक ही नाम, क्या? पृष्ठीय आवेश वितरण। किससे दर्शाएंगे बच्चों? सिग्मा से। किससे दर्शाएंगे? सिग्मा से। ठीक है, सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा? Q अपॉन S। ठीक है, यदि कुल आवेश Q है तो यहां से हम Q की वैल्यू निकालेंगे, कितनी? सिग्मा S। Q की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? सिग्मा S। और ये हमारा कुल आवेश है। क्या हमारा कुल आवेश? तो ये स्टेप वहां पे देखा हमने, ये तो हो गया हमारा पहला पॉइंट। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। मैंने क्या किया? एक गोलीय कोश लिया जिसका केंद्र O था, त्रिज्या R की, उसे आवेशित कर दिया। कितने आवेश से? Q आवेश से। जैसे ही Q आवेश से आवेशित करूंगा तो ये आवेश उसके पृष्ठ पर बढ़ जाएगा और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? S। तो S पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी ये S का मान कितना है? 4 पाई r स्क्वायर। इसका मान हम बाद में रख देंगे। तो यहां से हमें पता है सिग्मा होता है समेशन Q अपॉन S। कुल आवेश कितना है? अपॉन S। Q अपॉन S, यहां से समेशन Q की वैल्यू आ गई सिग्मा S। मैंने समीकरण कितना दे दिया इसको? 1 दे दिया। ठीक है बच्चों, अब वही प्रोसेस जो पहले पढ़ते आए हैं, हम दो चीजों का यूज करेंगे। पहला तो नियम किसका? गाउस का नियम। तो गाउस के नियम से मैं इधर लिखता हूं, गाउस के
नियम से, बोलिए आपके दिल में एक बात आ रही होगी क्या? गॉस का नियम क्या कहता है? फ्लक्स फाई बराबर समेशन q अपॉन एप्सिलॉन 0, ठीक है। और हम कहेंगे विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, तो बताइए फाई बराबर किसके हो जाएगा? बताओ क्या होता है? क्या कहता है? E डॉट ds, शाबाश, E डॉट ds। तो हमें E निकालना है और ये रिलेशन हमारे पास समेशन q हमारे पास है, तो हम इन दोनों को फिर से कंबाइन करके लिखेंगे। इसलिए हम लिख सकते हैं फाई इक्वल्स टू समेशन q अपॉन एप्सिलॉन 0 बराबर eds। क्या लिखेंगे बच्चों? eds, ठीक है। अब फाई हमें निकालना नहीं है, निकालना, इसलिए यही रिलेशन हम यूज करेंगे। तो मैंने लिखा क्या? समेशन E डॉट ds बराबर समेशन q अपॉन एप्सिलॉन 0। इसे मैंने दे दिया समीकरण 2, इसे मैं दे दिया समीकरण 2। समीकरण 2 ध्यान दो, ये समीकरण 2 यहाँ तक समीकरण 2 सभी में एक जैसे आ रही होगी, शुरुआत से ही हम यही यूज कर रहे थे ना। अब यहाँ से समझने का पॉइंट स्टार्ट होता है। एक बार इसे वापस से बताता हूँ मैं, फिर आगे बढ़ते हैं। O केंद्र वाला 8 त्रिज्या का गोलीय कोष लिया, जिसे q आवेश से मैंने आवेशित कर दिया, तो उसका पृष्ठ आवेश वितरण कहलाएगा सिग्मा। उसका रद्द हो जाएगा सिग्मा, सिग्मा बराबर समेशन q अपॉन s, समेशन q की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा s। इसके बाद हम गॉस के नियम का प्रयोग करेंगे। वो कहता है फ्लक्स फाई का मान कुल परिबद्ध, कौन से? गॉस के पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश वह 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 के गुणनफल के बराबर होता है, उसका यूज किया। आगे विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से फाई किसके बराबर आएगा? किसके बराबर? समाकलन E डॉट ds। आगे हम इन दोनों का यूज करते हैं, हमारे पास ये रिलेशन आता है। यहाँ तक आ गया होगा। इसी रिलेशन को मैं आगे यूज करने जाऊंगा, ठीक है। आगे समझो। अब देखो बच्चों, यहाँ से समीकरण 2 देने से पहले मैं इसमें थोड़ा सा और कर देता हूँ। यहाँ पर आया था हमारे पास समेशन q बराबर सिग्मा s आया था, तो मैं यहाँ रख देता हूँ सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन 0 और फिर देता हूँ समीकरण 2, ठीक है। यहाँ तक का आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ से जो नई बात आती है, s की वैल्यू 4πr² है, आप समझ रहे होंगे। यहाँ से जो नई बात आती है वो समझना सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। समझो, अब मेरे को इस आवेशित गोलीय कोष की काट से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो अब विद्युत क्षेत्र कहाँ ज्ञात करना है, उसकी कंडीशन क्या क्या हो सकती है? या तो मैं हो सकता हूँ कि यहाँ खड़ा हो जाऊँ और फिर कहूँ कि यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ, यहाँ खड़ा हो जाऊँ फिर कहूँ बताओ, यहाँ खड़ा हो जाऊँ फिर कहूँ बताओ। तो यहाँ से यहाँ तक, इस लाइन से पहले तक एक बात कॉमन रहेगी कि मैं इस गोलीय कोष के कहाँ हूँ? अंदर। गोलीय कोष के कहाँ हूँ? अंदर। तो हमें एक तो अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी पड़ेगी, और अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को मैं नाम दूंगा E। क्या नाम दूंगा बच्चों? E। समझ गए? इनका मतलब अंदर। आगे अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ कहीं पे भी हूँ, तो इस परिधि पर हो, गोलीय कोष की सतह पर हो, तो सतह वाले को मैं नाम दूंगा E सरफेस। क्या नाम दूंगा बच्चों? E सरफेस। क्या नाम दूंगा? E सरफेस। दो गई। एक तीसरी और हो सकती है कि मैं बाहर कहीं पर भी हूँ, फिर कहूँ कि बताओ मेरे को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो बाहर कहीं पे भी निकालना हो, मैं उसको नाम क्या दूंगा? E आउट। क्या नाम दूंगा? E आउट। तो यहाँ पर हम 3 बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। एक ऐसा बिंदु जो गोलीय कोष के अंदर हो, दूसरा एक ऐसा बिंदु जो गोलीय कोष के बाहर हो, तीसरा एक ऐसा बिंदु जो गोलीय कोष की सतह पर स्थित हो। 3 बिंदु कौन से हो गए? एक ऐसा बिंदु जो गोलीय कोष के अंदर स्थित हो, एक ऐसा बिंदु जो गोलीय कोष के बाहर स्थित हो, और एक ऐसा बिंदु जो गोलीय कोष की सतह पर स्थित हो। समझ गए? उन तीनों के लिए हमें तीनों बार अलग अलग बिंदु मानने पड़ेंगे। ये बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी। तो हमें निकाल क्या है, एक तो सतह। पहली कंडीशन पढ़ते हैं। सबसे पहली कंडीशन मैंने लिखी, कंडीशन फर्स्ट, जब P बिंदु केंद्र को से r दूरी पर, स्मॉल r है, r दूरी पर गोलीय कोष के बाहर स्थित हो। कहां स्थित हो? बाहर स्थित हो। मैंने पॉइंट लिखा, जब P बिंदु केंद्र कोष से r दूरी पर गोलीय कोष के बाहर स्थित हो।
ठीक है। तब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको मैं क्या नाम दूंगा, ई आउट। इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, सबसे पहले हम निकालने जा रहे हैं ई आउट। ठीक है, अब समझो ई आउट निकालेंगे तो पहले ये मान लो कोई ना कोई बिंदु मानना पड़ेगा। मैंने पी बिंदु मान लिया, मान लो यहाँ पर, कहीं पे मान सकते हो, बाहर कहीं पे मान सकते हो। पी बिंदु यहाँ पे माना और ये दूरी कितनी हो गई, आर, कौन सा, स्मॉल आर। अब इस आर दूरी पर इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालना है तो गाउस क्या कहता है कि वहां पर काल्पनिक पृष्ठ की क्या करो, कल्पना करो। तो यहाँ से O को केंद्र मानते हुए मैं क्या बना दूंगा, एक गोला। क्या बना दूंगा, एक गोला। तो मैं इस तरह से, मैं इस तरह से, किस तरह से, इस तरह से, इस तरह से मैं एक गोलीय कोश की कल्पना करता हूँ, एक गोले की कल्पना करता हूँ, जिसे मैं क्या कहता हूँ, गाउसीय पृष्ठ। क्या कहता हूँ इस काल्पनिक पृष्ठ को, गाउसीय पृष्ठ, जिसकी त्रिज्या कितनी है, r, जिसकी त्रिज्या कितनी है, r। समझ गए ना। अब इस पृष्ठ से बाहर निकलने वाले फ्लक्स के बारे में हम जानते हैं। वो फ्लक्स कितना होगा, समेशन q अपॉन एप्सिलॉन 0 यही होता है। चलो हम बात करते हैं इसका। चलिए इसकी बात, इसको पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मैंने माना कितना, s1। कितना माना, s1। तो अब इस जो नियम आया हमारे पास, जो समीकरण आई थी, उसका यूज करते हैं। क्या होता है, eds बराबर सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन 0। ये थी सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन 0, इसका यूज करते हैं। चलो आगे समझे, हमें e कहां पे निकालना है, बाहर। तो e को तो मैं क्या नाम दे दूंगा, e आउट। क्या नाम दे दूंगा, e आउट। ds, s कौन सा क्षेत्रफल है, ये फ्लक्स कहां से निकल रहा है, अभी इस काल्पनिक गाउसीय पृष्ठ से। तो इसका ds होगा ds1, ds1 क्या होगा, ds1। या आप इसको ds रख दो और यहाँ पर क्या लिख देंगे, s1 लिख देंगे। एक ही बात है, चाहे कैसे भी लिखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैं इसको सोल्व करूंगा तो देखो इस बिंदु पर eb, इस आवेश के कारण से eb कहां रहेगा, इस दिशा में। ठीक है, और eb इस दिशा में, क्षेत्रफल सदिश भी इस दिशा में, तो थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। आपको पता ही है कि यहाँ पर अभिलंब क्या होता है, एक स्पर्शरेखा दी है, उसमें जो अभिलंब होता है वही क्या होगा, क्षेत्रफल सदिश होगा। अब देखो थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री। तो यहाँ से केवल क्या बच जाएगा, s1 e ds1, या e ds बराबर सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन 0 बच जाएगा। आगे e कौन सा था, ये आउट। तो e आउट तो आ गया बाहर, ये क्या बच गया, ds का समाकलन करेंगे तो s की जगह क्या आ जाएगा, s1 बराबर सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन 0। e आउट बच्चों, e आउट आएगा सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन 0 s1। ठीक है, समझ गए ना, यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, नहीं है। आगे समझो, मैं वैल्यू रखूं s की, तो s की होगी कितनी, 4 पाई r स्क्वायर अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, कैपिटल R स्क्वायर आएगा ये, क्योंकि ये कितना है, r इसके ले लेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर। जब s की बात करेंगे तो त्रिज्या कितनी r, तो हम ले लेंगे 4 पाई r स्क्वायर। और जब हम बड़े वाले के बारे में बात करेंगे, त्रिज्या कितनी, स्मॉल r, तो हम ले लेंगे क्या, 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। और नीचे क्या था, एप्सिलॉन 0। बच्चों 4 पाई से 4 पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो इधर लिखता हूं, मेरे पास e आउट का मान आया कितना, बोलो, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 और गुणा में क्या आया, r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। यदि मैं सदिश के रूप में लिखूं बच्चों, इसको किसके रूप में लिखूं, सदिश के रूप में, तो आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इनटू r। यहां तक की बात क्लियर हो जानी चाहिए। एक बार सरसरी नजर से इन्हें देखें। चलो हो गया, देख लिया आपने ई आउट की वैल्यू कैसे निकालते हैं। ई आउट हो गया, जब पी बिंदु केंद्र O से r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर गोलीय कोश के बाहर स्थित हो, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आई, ई आउट बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 तो आ ही रहा है, r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, कैपिटल R स्क्वायर अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। ठीक है, ये r दूरी पर डिपेंड करेगा, e की वैल्यू, r इधर ले लो, इधर ले लो, या ले लो, तो e सदिश किस पे डिपेंड करेगा, r के ऊपर। हो गया यहां तक। चलो अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। अब देखो दूसरा पॉइंट बिल्कुल आसान है, दूसरा पॉइंट बिल्कुल आसान है। ये जो हमारे पास रिजल्ट आया, वहां तक समीकरण 2 तक आ गई थी, समीकरण 3 दे देता हूं मैं इसको। अब ये जो रिजल्ट आया उसी में हम थोड़ा सा करेक्शन कर देंगे। समझो, जब P बिंदु वृत्त के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर गोलीय कोश के बाहर नहीं, गोलीय कोश की सतह पर स्थित हो, कहां पर, सतह पर स्थित हो। जब सतह पर आएगा तो एक
एक बात बताओ, ये P बिंदु यहाँ पे आ जाएगा तो ये R और ये R दोनों समान हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? तो जब ये सतह पर आएगा, जब ये सतह पर आएगा तो हमारा काल्पनिक गाउसियन पृष्ठ ये नहीं बनेगा। कौन सा बनेगा? इसी के साथ साथ बनेगा, बनेगा। तो इसके साथ साथ बनेगा तो स्मॉल r किसके बराबर हो जाएगा? कैपिटल R के। तो इस स्थिति में, तो इस स्थिति में स्मॉल r बराबर किसके? कैपिटल R के। तो जहां कैपिटल R आ रहा है वहां स्मॉल r को रख देंगे, रख दो। जो हमारा बदलता है तो समीकरण 3 में से, समीकरण 3 से रखिए बच्चों, E आउट है सरफेस, सरफेस शाबाश, क्या हो गया? E सरफेस बराबर किसके? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। बताओ ये भी R और ये भी R, किसी में भी R की जगह, चाहे स्मॉल r की जगह रिप्लेस कर दो चाहे कैपिटल R की जगह रख दो, एक की जगह रखोगे तो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। और हमारे पास आएगा क्या? E सरफेस बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 n कैप। n कैप किसकी दिशा को दर्शाता है? विद्युत क्षेत्र की दिशा में एकम सदिश को दर्शाता है। समझ गए? इसे हम कहेंगे समीकरण 4। देखिए कितना आसान है, नहीं था? कितना आसान था। हो गए। तो पहला ही भाग इंपॉर्टेंट था इसका, दूसरा तो इसको देखते ही हो जाएगा। तो हमारा भाग था दूसरा, ये हमारा भाग था दूसरा। यहाँ तक की बात बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गई होगी, यहाँ तक की बात बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट पर, अब बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट पर। चलो तीसरे पॉइंट पे हम चेंज करेंगे क्या? तीसरा पॉइंट है हमारा, जब बोले जब P बिंदु केंद्र बिंदु O से r दूरी पर गोलीय कोश की सतह पर, क्या नहीं सतह पर तो निकाल लिया, बाहर बाहर भी निकाल लिया, तो फिर अंदर स्थित हो, गोलीय कोश के अंदर स्थित हो, गोलीय कोश के अंदर स्थित हो। चलो समझते हैं एक बार फिर से हम इस चीजों को बिल्कुल आसानी के साथ वापस समझेंगे। देखो ये हमारे पास गोलीय कोश था, केंद्र बिंदु O, त्रिज्या कितनी? कैपिटल R। इसी में कहीं ना कहीं मैं P बिंदु मान लेता हूँ, चलो यहाँ मान लेता हूँ, ये लो P बिंदु, कितनी दूरी पर? R दूरी पर। बच्चों इसी को यदि मैं गाउसीय पृष्ठ, इसी को मैं त्रिज्या मानते हुए, इसी को मैं त्रिज्या मानते हुए एक वृत्ताकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करूं, एक वृत्ताकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करूं, तो स्टूडेंट्स बताइए क्या इस गाउसीय पृष्ठ में कोई आवेश है? नहीं, आवेश तो इसके क्या है? बाहर है। आवेश तो इसके क्या है? बाहर है। यदि आवेश नहीं है तो समेशन Q की वैल्यू कितनी हो गई? 0। समेशन Q की वैल्यू कितनी हो गई? 0। तो हमें पता है फाई बराबर क्या होता है? समेशन EDS सदिश, मैं इसकी पृष्ठ क्षेत्रफल मान लेता हूं S3, तो EDS S3 इक्वल्स टू समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन 0, क्योंकि समेशन Q की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। कितनी आ गई? 0 आ गई। तो ये 0 हो गया। अब देखो यहां से क्या आया? E आउट या E इन, तो E इन सदिश बराबर कितना हो गया? E इन सदिश कितना हो गया? 0। तो हमारे पास बिल्कुल आसानी से फोर्थ अनुप्रयोग हो गया। बिल्कुल आसानी के साथ हमारे सामने फोर्थ अनुप्रयोग हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा। तो E इन क्या आया? E आउट क्या आया? E सरफेस क्या आया? समझ में आया क्या कुछ? चलो आ गया, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब ग्राफ दर्शाएंगे। ग्राफ के लिए मैं वापस से वही गोलीय कोश बनाता हूँ, ध्यान से समझना, मैं वही गोलीय कोश बनाता हूँ। बताओ गोलीय कोश के अंदर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इन की वैल्यू कितनी आई थी? E इन बराबर कितनी? 0। ठीक है। E सरफेस की वैल्यू कितनी आई थी? E सरफेस की वैल्यू आई थी हमारे पास कितनी? बताओ
सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर r स्क्वायर। ठीक है, ये तीन वैल्यू हमारे पास आएगी, ई सरफेस, ई इन, ई आउट। ठीक है, यहां तक हो गया, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है। देखो अब यहां से यहां तक, यहां से यहां तक चाहे तुम कहीं तक भी चले जाओ, जब तक सतह पर नहीं पहुंचोगे कोई आवेश नहीं आएगा, और जब तक आवेश नहीं आएगा तब तक विद्युत क्षेत्र भी नहीं होगा। इसलिए यहां से अंदर जब गोले की बात करें तो गोलीय कोश के अंदर सभी जगह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? शून्य होगी। शाबाश, आगे देखते हैं, ये क्या है? क्या है ये? सतह को तो हमने क्या किया था? आवेशित किया था। सतह को तो क्या किया था? आवेशित किया था। तो यहाँ पर तो आवेश मौजूद है, इसलिए इस पर दूरी के साथ में निर्भर नहीं कर रहा। जैसे ही तुम सतह से दूर जाओगे, जैसे ही तुम सतह से दूर जाओगे यानी कि बाहर जाओगे, बाहर जाने के साथ साथ प्रत्येक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी, और जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी तो वहां पर ई आउट की वैल्यू आर पर भी निर्भर कर रही है और कैपिटल आर पर भी निर्भर कर रही है, दोनों पर निर्भर कर रही है। आओ समझते हैं इस पर। जब मैं इसका ग्राफ बनाने जाऊं तो देखो यहां पे मैं बात करूं ई इन में क्या कंडीशन होती है? जो हमारी आर की वैल्यू है वो छोटी होती है किससे? कैपिटल आर से। ई इन ये तो हमारे पास कैपिटल आर, ठीक है। ई आउट कब होगा? जब आर की वैल्यू बड़ी हो किससे? कैपिटल आर से। और ई सरफेस में क्या होगा? दोनों क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। दोनों क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। ये तो केंद्र बिंदु बनाता हूं मैं, समझते जाना आसानी से। जब मैं केंद्र बिंदु बनाऊं यहाँ पर, तो ये मैं यहाँ पे ग्राफ बनाने वाला हूँ, ठीक है। अब बताओ यहाँ केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी? 0। कहाँ तक? सतह तक। सतह पर आते क्या हो गई? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, समझ रहे हो ना? अब ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 पॉजिटिव है, यानी कि कोई ना कोई मान आएगा। पॉजिटिव है तो कोई ना कोई मान आएगा। जब कोई ना कोई मान आ गया, इसके बाद देखो ई आउट, इसके जस्ट आगे जाते ही क्या स्टार्ट हो जाएगा? गोलीय कोश के बाहर के बिंदु। जब बाहर के बिंदु आएंगे, ध्यान से समझना, तो ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 तो है ही, इसका गुणा हो गया आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। बताओ बाहर कैपिटल आर बड़ा है, स्मॉल आर बड़ा? तो बाहर स्मॉल आर बड़ा, तो स्मॉल आर बड़ा तो इसका वर्ग भी बड़ा, इसका वर्ग भी बड़ा, और वर्ग बड़ा, वर्ग नीचे है। बड़ी संख्या यदि भाग में रहे तो मान छोटा होगा या बड़ा होगा? छोटा होगा। बड़ा छोटा होगा या बड़ा होगा? छोटा होगा। इसलिए ई आउट की वैल्यू क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। और कम भी किस तरह से होगी? यहीं से मैं रिलेशन में देखूं तो ई आउट समानुपाती 1/r स्क्वायर, या फिर ई आउट व्युत्क्रमानुपाती r स्क्वायर। समझ रहे हो? तो ई आउट हमारे पास समानुपाती है 1/r स्क्वायर के, या फिर व्युत्क्रमानुपाती आया r स्क्वायर के। अब व्युत्क्रमानुपाती के लिए हमें पता ही है कि ग्राफ कैसा आता है? ऐसा। ठीक है बच्चों, ये मूल बिंदु को तो यहाँ r बराबर था r के, यहाँ बताइए यहाँ पे क्या था? r छोटा है इससे r से, यहाँ r बड़ा है इससे r से, ठीक है। तो ये क्या हो गया? E मैक्सिमम, E अधिकतम होगा कहाँ? E सरफेस पर। कहाँ पे? E सरफेस पे। ये क्या है? E आउट। ये क्या है? E आउट। ये समानुपाती है 1/r स्क्वायर के। ये हो गया हमारे पास E आउट। ऐसा ही ग्राफ, ऐसा ही सेम ग्राफ मैं इधर बना सकता हूँ। कैसे? ऐसे। कैसे? ऐसे। ठीक है, तो समझ में आ गई होंगी शायद मेरी बातें। बिल्कुल आसान सी बात थी इसमें ग्राफ बनाना, और ग्राफ आपके समझ में भी आ गया होगा। तो ये बहुत आसान है। समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में? बिल्कुल आसान है। आप इसे यदि समझ में नहीं आया तो वापस पीछे जाओ, वापस देख लो, वापस पीछे जाओ, वापस से देख लो। बिल्कुल आसान सा पॉइंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब हमारा अनुप्रयोग 5, देखो अभी मैं समझा देता हूं अनुप्रयोग 5। यहां पे लिखा मैंने 5, यहां लिखा मैंने समरूप आवेशित गोलीय कोष नहीं, यहां हम लिखेंगे चालक गोला। क्या लिखेंगे? चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी देखो 1 मिनट के अंदर अंदर ये हो जाएगा, 1 मिनट के अंदर। आप ये सोच रहे हो ना सर तीनों कैसे करवाएंगे, देखो ये तो 1 मिनट में हो गया, समझो ये तो हो गया 1 मिनट में। देखो कैसे, कल तुम्हें या इससे पिछली क्लास में मैंने तुम्हें समझाया था कि चालक और चालक में या चालक में क्या अंतर होता है। चलो अंतर को समझते हैं। मैंने कहा वापस से बात करेंगे उसकी। ये था मेरे पास एक गोला, गोला कैसा है? चालक। अंदर क्या है? मटेरियल है, धातु का बना हुआ, मान लो किसी का, मान लो ये लो, मैं इसको आवेशित करूंगा, आवेशित कर दिया। आवेशित करते ही ये चालक होगा, ये चालक होगा। तो ये सारा आवेश, क्या कोई भी आवेश गति कर सकते हैं चालक में? हाँ, तो ये सारे आवेश इसके पृष्ठ पर चले जाएंगे। क्यों चले जाएंगे? क्योंकि कूलम्ब बल कार्य करेगा और ये मैक्सिमम दूरी पर जाना चाहिए। तो ये सारे आवेश कुछ इस तरह से, किस तरह से? इस तरह से ऐसे पृष्ठ पे चले जाएंगे और अंदर का सारा आवेश 0। और बच्चों ये तो अभी हमने पढ़ा था, अंदर आवेश 0, तो ये कौन से की भांति कार्य करेगा? गोलीय कोष की भांति। इसलिए ये वही टॉपिक है जो हमने किस में देखा है? चालक गोले में। ठीक है, तो चालक गोला और गोलीय कोष दोनों क्या है? समान है। चालक गोला और गोलीय कोष दोनों क्या है? समान है। इसलिए E in 0, E सरफेस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, E आउट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, कैपिटल R स्क्वायर अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। हो गया ना? मैंने कहा था तुम्हें, वादा पूरा हुआ। ठीक है, समझ गए? अनुप्रयोग कितने हो गए? 5। ग्राफ भी सेम बनेगा, भी बनाया था वो। तो अनुप्रयोग कितने हो गए? 5। समझ गए? तो 5 अनुप्रयोग हो गए। अब हम चलते हैं सबसे बेहतरीन और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट अनुप्रयोग की तरफ। तो अब हमारा 6th अनुप्रयोग जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसकी तरफ बढ़ते हैं। देखो जैसा कि मैंने लिखा है समरूप आवेशित अचालक गोले। अचालक की जगह हमें एक शब्द भी दे सकता है कुचालक। गोले की बात कर रहा है, ठोस गोले के बारे में बात करेगा। अब देखो ठोस गोला यदि होगा, ठोस गोला होगा तो उसके अंदर गोलीय कोष में गोले में अंतर क्या आएगा? वो चीज मैंने पहले बता दी थी। अब हम बात करते हैं चालक गोले और अचालक गोले में अंतर क्या आएगा। मैंने पिछले ही टॉपिक में जस्ट थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जब चालक गोले को मैं आवेश देता हूं, जब चालक गोले को मैं आवेश देता हूं, उसे आवेशित करता हूं, तो सारा आवेश प्रतिकर्षण बल के कारण कहां चला जाता है? इसके सरफेस पे, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल पे चला जाता है। ठीक है, अब अचालक गोले में क्या होगा? अचालक में आवेश गति तो कर नहीं सकते, चालक हो चाहे अचालक हो, उसके अंदर आवेश गति तो कर नहीं सकते, बल तो अब उसमें भी लगेगा लेकिन गति नहीं कर सकते, वहीं रहेंगे। तो यहाँ पर जो आवेश Q है ना, वो आवेश पूरा समरूप, समान रूप में क्या हो जाता है? बट जाता है। ठीक है, तो मैंने एक गोला माना, कुचालक गोला, जिसकी त्रिज्या कितनी ली? पहले की तरह ही, कैपिटल R। ठीक है, इसे मैंने कितने आवेश से आवेशित किया? Q आवेश से आवेशित किया। तो संपूर्ण Q आवेश इस पर इस तरह से बट जाएगा। अब बताओ आवेश पृष्ठ पे बट रहा है आयतन में? जब पूरा ठोस है अंदर बटेगा तो किस पे बट रहा है? आयतन पे बट रहा है। तो अब मैं इसका आयतन भी मान लेता हूं कितना है? कैपिटल V। आवेश है Q, आयतन है V। तो बताइए आयतन आवेश घनत्व क्या होगा? आयतन आवेश घनत्व होगा ना, वो कितना होगा? किससे दर्शाते हैं? रो से। ठीक है, कितना होगा? Q अपॉन V। रो बराबर क्या होगा? Q अपॉन V। ये बात समझ में आ गई। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट बात पर। देखिए ध्यान से समझते जाइए, पॉइंट टू पॉइंट अपने आप समझ में आ जाएगा। अब हमें बिंदु अंदर लेना है, सतह पे लेना है, बाहर लेना है। 3 बिंदु अलग अलग होंगे। जब तीनों अलग अलग कहीं पे भी हो सकता है कि बिंदु, तो वही 3 कंडीशंस होंगी हमारे पास। तो मैं पहली कंडीशन देखता हूं कि जब P बिंदु गोले के बाहर केंद्र O से R दूरी पर स्थित हो, R दूरी पर स्थित हो। हम ये देखना है, तो ये केंद्र O हो गया
O से मैंने r दूरी पर, ये दो r दूरी पर एक P बिंदु मान लिया। अब P बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो हमें गाउस के अनुसार कौन से पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी, गाउसीय पृष्ठ की। तो मैं वैसे ही गोलाकार रूप में ही एक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करता हूं। ठीक है, इस गाउसीय पृष्ठ की त्रिज्या भी कितनी हो जाएगी r, गोलाकार है, त्रिज्या कितनी हो जाएगी r। अब हम कोई रिलेशन यूज करते हैं क्या, E डॉट ds बराबर समेशन q अपॉन एप्सिलॉन 0। समेशन q का वैल्यू कितनी है q। अब देखो बच्चों, इसमें पूरे में आवेश कितना है q, तो q ही रह जाएगा आवेशों का योग। अब ये पृष्ठ, इस वाले पृष्ठ की बात कर रहा है फ्लक्स, तो इस पृष्ठ को मैंने माना s1। कितना माना, s1। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं आनी चाहिए। अब नेक्स्ट, यदि मैं यहां से देखूं तो q की वैल्यू आएगी मेरे पास कितनी, ρ इनटू v। तो मैं q की वैल्यू रख देता हूं कितनी, ρ इनटू v अपॉन एप्सिलॉन 0। ठीक है, अब नेक्स्ट बात देखिए, यहां पर मैंने कहा था थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0 डिग्री। इनमें डॉट के अंदर क्या आएगा, cos 0। cos 0 कितना होगा, 1। तो मैं इसे लिखता हूं, केवल क्या बच जाएगा, eds cos थीटा बराबर है rho v अपॉन एप्सिलॉन 0। बताओ cos 0 का मान 1 हो गया, तो केवल क्या बचा, eds। ये बन जाएगा हमारे पास e ds का समाकलन s, और ये कौन सा है, s1। es1 बराबर rho v अपॉन एप्सिलॉन 0। बच्चों अंदर निकाल रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, बाहर, तो मैं इसको e को दर्शाऊंगा e आउट से, इसको दर्शाऊंगा e आउट से, ये भी हो गया e आउट। कोई प्रॉब्लम, तो मैंने लिखा e आउट बराबर rho v अपॉन एप्सिलॉन 0 s1। ठीक है, तो लास्ट में मैं मान रख देता हूं e आउट बराबर rho, तो ऐसे कैसे आ जाएगा, v गोले का आयतन, v कौन से का आयतन था, इसका कितना होता है, 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, क्योंकि बड़े वाला को छोटे वाला को बदलना है जिसकी त्रिज्या है। एप्सिलॉन 0 s1 क्या है भाई, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर, कौन से का लेना है, इसका, इसकी त्रिज्या कितनी r, ये हो गया 4 पाई r स्क्वायर। हो गया, देखो बच्चों 4 पाई से 4 पाई हो गया कैंसिल, तो मैं इसे लिख दूंगा rho r क्यूब अपॉन क्या है 3 और ये एप्सिलॉन, तो 3 एप्सिलॉन 0 और नीचे क्या बच गया r स्क्वायर। ठीक है बच्चों, लास्ट में मैं सदिश रूप में लिख देता हूं इसको, तो e आउट सदिश रूप में आ जाएगा rho अपॉन 3 एप्सिलॉन 0 r क्यूब अपॉन r स्क्वायर और r। ठीक है, ये हमारे पास रिलेशन आया किसका, e आउट का। ये रिलेशन किसका है हमारे पास, e आउट का। बहुत आसानी के साथ समझ में आ गया होगा आपको e आउट। ठीक है, अब यहीं पर मैं इस साइड में आपको दूसरा पॉइंट समझाता हूं इसी का। दूसरा है क्या, जब P बिंदु गोले की सतह पर स्थित हो, कहां पर स्थित हो, सतह पर, तो सतह पर स्थित होगा तो इस कंडीशन में स्मॉल r किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल R के, तो स्मॉल r बराबर होगा कैपिटल R के। ठीक है, तो इस स्थिति में स्मॉल r किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल R के। जब स्मॉल r कैपिटल R के हो जाएगा तो हम इस समीकरण में ये मान रख देंगे, जो भी समीकरण है वो समीकरण दे देंगे और इसमें ये मान रख देंगे। मान लो समीकरण एक है, क्या रखेंगे, तो हमारे पास अब e आउट है, e इन है या e सरफेस, तो तुम्हारा दिल क्या होगा, e सरफेस। तो मैंने लिखा e सरफेस बराबर, देखिए rho अपॉन 3 एप्सिलॉन 0 क्या है, r क्यूब, क्या है बच्चों, r क्यूब अपॉन, यहां क्या लिखा मैंने, r की जगह कैपिटल R यानी कि r स्क्वायर, r क्यूब अपॉन r स्क्वायर। समझ गए क्या, कोई दिक्कत है, इसको लिख दिया मैंने। आगे देखते हैं, बाद में सदिश रूप में बाद लिख देंगे। यहां से जब हम करते हैं कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा rho अपॉन 3 एप्सिलॉन 0 और ये क्या है r। ये किसकी वैल्यू आई, e सरफेस की, इसकी वैल्यू आई e सरफेस की, ये किसकी वैल्यू आई, e सरफेस की। देखो r बराबर r के हैं, तो हम स्मॉल r के रूप में इसे लिख सकते हैं, हम स्मॉल r के रूप में भी लिख सकते हैं। तो e सरफेस को हम ऐसा भी लिख सकते हैं rho r अपॉन 3 एप्सिलॉन 0। ठीक है बच्चों, सदिश रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक की बात समझ में आ जानी चाहिए। 2 पॉइंट हो गए, इसके 2 पॉइंट हो गए, तीसरा पॉइंट और भी इंपॉर्टेंट है, उसे ध्यान से देखें, एक बार इसे ध्यान से समझ में आ जाना चाहिए। मैंने कहा एक गोला माना, जब बाहर माना था तो बाहर प्लस हो जाएगा और इस पर क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, कोई दिक्कत है। ये P बिंदु कहां जाएगा, यहां पर, यानी कि r किसके बराबर, r के। अब देखो यहां यदि मैं देखता हूं, तो ये कैपिटल R क्या दर्शाता है, ये रिलेशन हमें क्या दर्शाता है,
ये रिलेशन हमें ये दर्शाता है कि इस गोले की जितनी त्रिज्या है वो निश्चित रहेगी, कम ज्यादा नहीं होगी। तो P बिंदु पर निर्भर नहीं करेगा, चाहे P बिंदु इस सतह पर निश्चित दूरी पर ही रहेगा, कहीं पर भी चले जाओ। तो R का मान इस कैपिटल R के बराबर हो गया, स्मॉल r का कैपिटल R के बराबर हो गया। तो एक कांस्टेंट वैल्यू आ गई, निश्चित मान हो गया कि हर एक बिंदु पर यहाँ इसके सतह पर हर एक बिंदु पर तीव्रता का मान क्या रहेगा, समान रहेगा। लेकिन ई आउट बाहर वर्ग बाहर ये दूरी थी ना r, इस r की दूरी के वर्ग के क्या था, व्युत्क्रमानुपाती। जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे तीव्रता में क्या आती चली जाएगी, कमी आती चली जाएगी। समझ गए क्या? ये 2 पॉइंट हो गए। अब तीसरा जो पॉइंट है, अब जो तीसरा पॉइंट है उससे समझते हैं। उसका नाम दिया मैंने, जब P बिंदु गोले के अंदर केंद्र O से r दूरी पर स्थित हो। ठीक है, अब समझें, ये इंपॉर्टेंट है। चलो सबसे पहले तो E आउट की जगह क्या हो जाएगा, E इन। ठीक है, मैं नीचे का सारा मिटा देता हूं, ध्यान से समझें। ये हो गया E इन। अब देखो जब ये अंदर स्थित होगा, जब ये अंदर स्थित होगा तो हमें, चलो चीजें मैं दोबारा समझा देता हूं आपको। ये हमारे पास क्या था, ठोस गोला। ठीक है, इसकी त्रिज्या कितनी थी, कैपिटल R, आयतन कितना था V, और यदि मैं बात करूं इसका घनत्व कितना लिया हमने, रो। ठीक है, आवेश कितना था इस पर, Q, तो रो बराबर आ गया Q अपॉन V आ गया। अब केंद्र O से इस पे आवेश था, केंद्र O से कितनी दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर कौन सा बिंदु है, P बिंदु है। तो इसके अनुसार हम एक काल्पनिक पृष्ठ की क्या करेंगे, कल्पना करेंगे। और इसको कौन सा पृष्ठ बोलते हैं, गाउसियन पृष्ठ। कौन सा, गाउसियन पृष्ठ। बच्चों यहाँ क्या बाहर कोई आवेश बचा, जी हाँ। तो अब बताओ इस पृष्ठ में, इस गाउसियन पृष्ठ में आवेश का मान चेंज हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? पहले Q था तो अब उससे कम हो जाएगा, अब आवेश हो जाएगा। इस पर मैं मानता हूं कितना, Q डैश। क्या गोले का आयतन भी चेंज होगा, बिल्कुल। कितना हो जाएगा आयतन, स्मॉल v। आयतन कितना, स्मॉल v। आयतन स्मॉल v हो गया, आवेश हो गया Q डैश। तो बताओ घनत्व कितना बचा, रो बराबर Q डैश अपॉन। तो ये और ये यहां से मैंने रिलेशन लिखा, रो इक्वल टू Q अपॉन v बराबर Q डैश अपॉन v। प्रिय स्टूडेंट्स, यहां से हम Q डैश की वैल्यू दो रूप में निकाल सकते हैं। एक तो Q के रूप में, Q डैश बराबर QV अपॉन कैपिटल V, और एक हम लिख सकते हैं रो के रूप में, Q डैश बराबर रो स्मॉल v। ये दो वैल्यू के रूप में हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये रिलेशन आया था कहां से, इस गोले से और बड़े वाले गोले से। समझ गए होंगे? ठीक है, वापस बता दूंगा, थोड़ी देर रुके एक बार। अब देखो E इन लिख दिया, ds लिख दिया, सकता मैंने इसकी कौन सी मानी, S3 मानी। इस बंद प्रश्न में कुल कितना आवेश है, कितना माना हमने, Q डैश। ये हो जाएगा Q डैश, कितना हो जाएगा, Q डैश। समझ गए ना? तो ये हो गया Q डैश अपॉन एप्सिलॉन 0। अब रो v के रूप में या चेंज हो गया, वो बाद में बात करेंगे, पहले आगे बढ़ते हैं। इसको मैंने आगे लिखा, तो क्या लिखेंगे, E इन ds cos थीटा समेशन सरफेस कितना, S3, और ये कितना है, Q डैश अपॉन एप्सिलॉन 0। बोलते जाए मेरे साथ साथ, S इन ds cos थीटा, थीटा कितना हो गया यहाँ पे 0 डिग्री, वापस से क्या हो गया 1। तो हमारे पास आ गया E इन इनटू ds का समाकलन s, और रखेंगे तो कितना, S3 इक्वल्स टू Q डैश अपॉन एप्सिलॉन 0। आगे बढ़ते हैं फिर से, यहां से E इन की वैल्यू आई हमारे पास Q डैश अपॉन S3 एप्सिलॉन 0, Q डैश अपॉन S3 एप्सिलॉन 0। ये E इन की वैल्यू आ गई। अब बच्चों यहां से हम Q डैश की वैल्यू को, यहां से हम Q डैश की वैल्यू को रख करके हम E इन के दो अलग अलग मान निकाल सकते हैं। पहला, यदि Q डैश की वैल्यू ये रखोगे तो Q के रूप में आएगा, ये रखोगे तो किसके रूप में आएगा, रो के रूप में, घनत्व के रूप में। एक तो आवेश के रूप में और एक घनत्व के रूप में। तो यहां से दो स्थितियां बनती हैं, यदि Q डैश बराबर कितना हो, Q स्मॉल v अपॉन कैपिटल V, तो इसमें रखते हैं। देखिए बच्चों आएगा E इन बराबर Q डैश का मान आया Q स्मॉल v अपॉन एप्सिलॉन 0 S3 पहले से था ही, और कैपिटल V। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे आगे बढ़ोगे ये हो गया Q स्मॉल v, Q की वैल्यू नहीं पता, स्मॉल v की 4/3, स्मॉल की v की वैल्यू 4/3 पाई r क्यूब, एप्सिलॉन 0
S3 इस वाले का क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर। आगे b आयतन है किसका, बड़े वाले का 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब। देखो बच्चों यदि मैं काटूं 4 पाई कट गया, 3 कट गया, स्क्वायर से घात हट गई, यानी कि नीचे बचा हमारे पास q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, ऊपर बचा क्या r क्यूब, एक r बचा था, नीचे क्या बचा बच्चों r क्यूब। ठीक है, तो हमारे पास आया e इन किस रूप में, आवेश के रूप में, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 r क्यूब, और क्या है r, सदिश रूप में लिखेंगे तो इसके ऊपर सदिश लगा देंगे। समझ गए, तो ये तो आया। यदि हम ऐसा यूज करते हैं, यदि हम रखते हैं क्या, यदि q डैश बराबर क्या लिखते हैं रो v, q डैश बराबर क्या लिखते हैं रो v, तो उससे क्या आएगा, रख दो e इन बराबर रो v अपॉन s3 एप्सिलॉन 0, रो की वैल्यू नहीं पता, v क्या है, नोट डिपेंड करेगा इस पर, v क्या है छोटे वाले का आयतन, ये क्या हो गया 4/3 पाई r क्यूब अपॉन s3 4 पाई r स्क्वायर और एप्सिलॉन 0। बच्चों यहां से 4 पाई से 4 पाई कट गया, r स्क्वायर कट गया, यानी कि ऊपर बचा रो इनटू r और नीचे बचा क्या हमारे पास एप्सिलॉन 0 और साथ में 3, तो 3 एप्सिलॉन 0 हमारे पास नीचे बच गया और इसके साथ में मल्टीप्लाई बचा r किसमें e इन में, सदिश में वापस से ये लगा देंगे। देखिए बच्चों एक बेहतरीन सा रिजल्ट हमारे सामने है, एक बेहतरीन सा रिजल्ट हमारे सामने है कि दोनों में e इन है वो r जो p बिंदु की दूरी है अंदर उसके क्या है समानुपाती है। तो यदि हम बात करें अंदर e इन समानुपाती होता है r के, e सरफेस समानुपाती होता है किसके, कैपिटल R के या स्मॉल r के, और e आउट में समानुपाती होता है 1/r स्क्वायर के। ठीक है, तो यदि ये तीन रिलेशन आपने सीख लिए होंगे तो ये बात भी समझ में आ गई होगी। ठीक है, आज का वीडियो कुछ बड़ा हो गया इसलिए मैं इसको यही रोकने की कोशिश करता हूँ। आप इन सब का मैं कल बता दूंगा, आप इन सब का ग्राफ बनाने की कोशिश करें, जैसे गोलीय कोष में बताया था ना वैसे ग्राफ बनाने की कोशिश करें। एक अंदर वहां पे क्या था, हिंट दे देता हूँ, वहां पे अंदर कोई नहीं था तो 0, फिर आगे सतह के बाद कुछ ऐसे हो गया था। ठीक है, अब अंदर 0 नहीं है, अब क्या है अंदर समानुपाती है, क्या है कहां पे है अंदर e क्या है समानुपाती है, क्योंकि जैसे जैसे दूर जाएंगे आवेश का मान क्या होता जाएगा बढ़ता जाएगा, तो समानुपाती के लिए कैसा ग्राफ बनता है कुछ इस तरह से, तो ग्राफ बनेगा हमारे पास में इस तरह से। ये तो हो गया O बिंदु, ये सरफेस और ये e आउट है। दर्शा देंगे कैसा ग्राफ आप बनाने की कोशिश करेंगे, रफ ग्राफ बनाया मैंने, तो आप है ना बनाने की कोशिश करेंगे। एक बार कल मैं इसे फिर से इस ग्राफ को समझा दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। इस पॉइंट को आप ध्यान से समझें, ध्यान से पढ़ें और पूरे पॉइंट को ध्यान से पढ़ करके आए। 6 के 6 अनुप्रयोग हो गए हैं, 6 के 6 अनुप्रयोग आपके इंपोर्टेंट है, समझ में आ जानी चाहिए। इसके बाद 3 छोटे छोटे टॉपिक बचे हुए हैं, इसमें मैं तीनों टॉपिक आपको करवाऊंगा कल या परसों तो सोलली, परसों की क्लास में तो सोलली आपकी, यानी कि आने वाली नेक्स्ट 2 क्लासेस में सोलली ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, जुड़े रहिए हमारे साथ, पढ़ते रहिए इसी प्रकार से। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।